हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बस 4 ही लेक्चर्स है। मतलब छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी खत्म हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े कि उन्होंने कहा है कि मैम, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करो, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करो। बट मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सब रिलेटेड चैप्टर्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड हमारा आगे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और उसी से रिलेटेड ऐसी सर्किट है। तो बेटर रहेगा बच्चों, आप भी पढ़ाई करते वक्त अगर ये 4 चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी देखने वाले हैं। 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स में अपलोड करने वाली हूँ, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस। जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं बस सभी स्टूडेंट्स उसको पढ़ते चलो और अपनी खुद की नोट्स बना। और बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सकें, सभी स्टूडेंट्स के अच्छा स्कोर आए, स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों को फिजिक्स आसान लगे, ऐसे मैं चाहती हूँ। तो जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करते चलो, ठीक है। तो बच्चों, आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है बच्चों। डेरिवेशंस आपको इस चैप्टर में बहुत सारे मिलेंगे, डेरिवेशन से ही भरा हुआ चैप्टर है। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया हर एक टॉपिक क्यों पढ़ना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे ही खुद की प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है। ऑलरेडी मैं आपको हर एक लेक्चर में बताती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा हैमरिंग कर रही हूँ आपके ऊपर कि राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, बार बार बता रही हूँ, तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तो ज़रूर राइटिंग प्रैक्टिस करो बच्चों और खुद की नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब लोग हेडफोन लगा के बैठेंगे, लेक्चर अच्छे से देखना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है और खुद की नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। बच्चों, इसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसमें सभी वीडियोस अवेलेबल है, सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको सभी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड की गई वो देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले इसके एप्लीकेशंस में बताना चाहूंगी कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है। एक्चुअली आज की डेली लाइफ में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर वर्क करते हैं, इस फिनोमिनॉन के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप लोग इंडस्ट्री के बाहर कोई जनरेटर देखते हो, है ना, तो ये जनरेटर भी हमें पढ़ना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैं आपको जनरेटर भी पढ़ाने वाली हूँ। तो जनरेटर में ये फेनोमेनॉन यूज किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मतलब ईएमएफ। तो ये फेनोमेनॉन जनरेटर में भी हमें देखने को मिलता है। तो डेली लाइफ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ये, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विदाउट एनी बैटरी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ का, बहुत बड़ा इन्वेंशन था ये। उसके बाद जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर भी ऑलरेडी आई थिंक आप लोग 9th-10th में इसको स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को। इस चैप्टर में भी हम लोग एसी जनरेटर जब पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर कि जैसा ही उसका वर्किंग है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेनॉन यूज किया गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिनोमेनॉन यहाँ पे भी यूज किया गया है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, ठीक है। तो बच्चों, ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर और डेली लाइफ के कुछ एप्लीकेशन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ में जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। पहले इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट थे, स्टोरी बताती हूँ, चलो इसकी स्टोरी पहले सुन लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनका नाम क्या था मैं बताऊं आपको, आपने देखा भी होगा 9th-10th में ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा आपने। क्या नाम था उनका? हंस ओर्स्टेड, ओर्स्टेड नाम था उनका। हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, मतलब इनके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि मैक्सवेल थे, गॉस थे, फैराडेज, हेनरी, ये सभी साइंटिस्ट थे। इन्होंने सभी ने, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंशन किया है, लेकिन सबसे पहले जो दिया था वो ओर्स्टेड ने स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले इनको फाउंड हुई थी मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक वायर ली और वायर के अंदर से उन्होंने करंट फ्लो किया। मतलब एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास रखा है ना। मैग्नेटिक कंपास रखने के बाद उनको ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब वो कंपास एज इट इज रेस्ट पोजीशन पे थी, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, कंपास रेस्ट पोजीशन पे थी। और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल कुछ डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। ओके, कब? जब उसमें से करंट फ्लो हुआ तब। सिमिलरली अब जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट की गई, मतलब यहाँ करंट फ्लो इस डायरेक्शन में था तो मान लो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था, वैसे डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे ही। जब करंट की डायरेक्शन ये थी तब कंपास की डायरेक्शन डिफ्लेक्शन की ये थी। जैसे ही हमने ये करंट फ्लो चेंज किया, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, कुछ इस तरह हो गया। इसका मतलब उन्होंने ये तो ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था और उसी के ऊपर फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए एंड देन उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। सिमिलरली आगे फिर फैराडे आए, हेनरी आए, गॉस आए, तो इन सभी ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया एंड देन फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये सबसे पहला इन्वेंशन था। सिमिलरली यहाँ पे और एक चीज को ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कंपास डिफ्लेक्ट हुई उससे पता चला, लेकिन और एक चीज को यहाँ ऑब्जर्व किया गया और एक एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किया गया था कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके पास एक चार्ज को रखा गया। मान लो ये चार्ज यहाँ पे रखा है। अब मान लो इनिशियली ये चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है। तो बच्चों जब ये चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके सराउंडिंग में, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो उसको कुछ भी नहीं करती, मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती, मतलब वो वैसे के वैसा है, ना वो मूव हो रहा है, ना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कुछ, मतलब एक जगह पे है तो एक जगह पे ही है। तो जब तक वो चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज मोशन में आ गया, जैसे ही इस चार्ज को वेलोसिटी मिल गई, इस चार्ज को एक्सेलरेट किया गया, चाहे वेलोसिटी कितनी भी हो, जब इस चार्ज को एक्सेलरेट किया गया, जब इसको मोशन दी गई, तब ऐसे देखा गया कि ये चार्ज के ऊपर कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है और ये फोर्स की वजह से ये चार्ज जो है वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जब तक वो रेस्ट पोजीशन पे था तब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चार्ज मोशन में आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है और वही फोर्स कौन सी थी? यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हुआ वो फोर्स कौन सा था? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स था वो? मैग्नेटिक फोर्स था। आया समझ में? तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था बच्चों उस वक्त का, जिससे आज हम लोग देखते हैं कि विदाउट एनी मोटर, विदाउट एनी बैटरी,
बहुत बड़ा इन्वेंशन, मतलब विदाउट एनी बैटरी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग बैटरी में से बैटरी तो बहुत महंगी होती है, आपको पता है ना, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से अगर हमने कॉस्ट मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया तो हमें बैटरी का कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी नहीं होगी। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था उस वक्त का। ओर्स्टेड ने जो बताया था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो किया जाता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आया समझ में? इसी को थोड़ा देखते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली मतलब एनिमेटेड दिखाया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यहाँ पे देखो क्या किया। सबसे पहला डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये नीडल है। सब लोगों ने अपने कॉलेज स्कूल में देखी होगी नीडल कैसे होती है। उसको नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो ये मैग्नेटिक नीडल का इसको हमने एक कंडक्टर के पास रखा है जिसको बैटरी कनेक्ट की है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव। आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो बैटरी कनेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगी बच्चों, विदाउट एनी बैटरी हम लोग करंट कैसे पास करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ फिलहाल तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फ्रॉम दिस कंडक्टर। पहले तो स्विच ऑन नहीं किया है हमने, इसको ओपन रखा है अगर आप देखोगे तो इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड आई मीन नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो एज इट इज है उसकी जगह पे। बट जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब हमने स्विच ऑन किया, स्विच को बंद कर दिया, तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट फ्लो स्टार्ट होगा निगेटिव की तरफ। तब देखो डिफ्लेक्शन नीडल का कुछ इस तरह है, मतलब ये डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। अब इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अभी करंट फ्लो हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हमने अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो जैसे ही करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीडल का डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गया। ये ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या कि करंट फ्लो जब उसकी डायरेक्शन चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इसके लिए बच्चों एक रूल है, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आना ही चाहिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो उस रूल का, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी बस डायरेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो डायरेक्शन आपको आना चाहिए। तो जितना हो सके उतना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो वही रूल देखो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये रूल किसके लिए है बच्चों, ये रूल हम लोग यूज करने वाले हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन, इट इज, आपके बुक में उन्होंने अलग रूल दिया है, आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने राइट हैंड रूल दिया है, राइट हैंड रूल भी है एंड और एक रूल है कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, दोनों है। राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज करो, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इजी भी है, इजीली आपको आइडेंटिफाई भी करते आ जाएगा। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इट इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रूल देखो क्या था, क्या करना है, सब लोग मेरे साथ करेंगे। देखो क्या करना है, मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एक्चुअली मेरे ड्रेस का कलर और उसका कलर सेम है ना, दिख रहा है। ये ऐसे दिखाती हूँ, देखो ये कंडक्टर आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड में ही इसको ग्रैब करना है, लेफ्ट हैंड मत लो। राइट हैंड सबको पता है, राइट हैंड आता है सबको, ये राइट हैंड है, ओके। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड में कंडक्टर को ग्रैब करना है। तो देखो ऐसे कंडक्टर ग्रैब करेंगे राइट हैंड में, कुछ इस तरह ऐसे पकड़ना है, थंब दिख रहा है सबको, और ये कर्ल फिंगर्स है ना। तो अभी देखो बच्चों, कंडक्टर अगर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो थंब हमें डिनोट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन, ओके। और ये ग्राफ फिंगर्स हमें क्या डिनोट करेंगे, दिस ग्राफ फिंगर्स डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखो
अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, जहां फिंगर्स कर्ल करना स्टार्ट करेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में। आया समझ में? थंब ऊपर है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे मैं पूछूं तो यहाँ पे कहाँ है बताओ, तो यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, इनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। अगर करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम उल्टा पकड़ेंगे थंब को और इसको ऐसे कर्ल करना है। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग है ना, करके देखो ऐसे। तो देखो यहाँ पे देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड लिया हमारा, कंडक्टर को ग्रैब किया राइट हैंड में, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स के लिए है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको। करंट की डायरेक्शन थंब शो कर रहा है, कर्ल फिंगर्स क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी, ऑलरेडी आई थिंक हमने एक चैप्टर में ये इनवर्ड और आउटवर्ड की बात की थी, अभी वापस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इनवर्ड मतलब एरो ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ एरो आपको कैसे दिखेगा, क्रॉस के जैसे दिखेगा ना। तो जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इनवर्ड, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे ड्रॉ करेंगे हम लोग क्रॉस। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। और जब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मतलब बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, डॉट। क्योंकि देखो बाहर आता हुआ एरो हमें क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, ऐसे बाहर आता हुआ एरो हमें पॉइंट दिखेगा और जाता हुआ एरो हमें क्रॉस दिखेगा। तो इनवर्ड, प्लेन के इनवर्ड है तो क्रॉस लगाना है, प्लेन के आउटवर्ड है तो डॉट लगाना है। एक दो एग्जांपल देखे बच्चों, फिर ये लॉ एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ये लॉ से ज्यादा है ना क्या इंपॉर्टेंट है, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना, आपको उसको अप्लाई करते आना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो आ जाएगा लेकिन उसको अप्लाई करते आपको आना चाहिए। देखो मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो मैंने ऐसे दिखाया और आपको पूछा कि ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, उसकी डायरेक्शन बताओ। चलो सब लोग करके बताएंगे। अब बताने के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं नहीं, मैम आप ही बता दो। ठीक है मैं ही बता देती हूँ, वैसे मैं ही बताने वाली हूँ, बट मेरी आदत है ना ऑफलाइन में मैं बताती हूँ। चलो सब लोग बताओ, तो सब बच्चे बोलते हैं। तो वैसे ही आप लोग खुद पॉज करके है ना, करके देखो और देन क्रॉस वेरीफाई करो कि आपने सही किया है कि नहीं। पॉज करो और खुद करके देखो और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो ए की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है और बी की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फिंगर्स कहाँ, ये कंडक्टर है, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। अब वहां पे तो पकड़ने के लिए पेन रहेगा, एग्जाम में ऐसे करते हुए कैसे दिखेगा ना बच्चों। जो मान लो वो सुपरवाइजर जो है आपका पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कोई क्लर्क वगैरह भी होते ना, तो अगर आप ऐसे करते हुए दिखाई दोगे तो उनको मतलब ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब आप लोग आपके ऊपर हंसेंगे सब लोग, ऐसे मत करो। तो धीरे से कर लेना है। आइडेंटिफाई तो करने के लिए आपको रूल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। तो वैसी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। देखो क्या करना है, यहाँ ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड, सब लोग राइट हैंड लो और कंडक्टर का ये जो थंब है वो कहाँ जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ से ऊपर आते हुई मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऊपर आते हुई, यहाँ से ऊपर आते हुई और यहाँ से अंदर जाते हुई, यहाँ से अंदर जाते हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड मैंने क्या दिखाने के लिए बोला आपको, आउटवर्ड मैंने आपको बोला कि डॉट दिखाना है, इनवर्ड को आपको क्रॉस दिखाना है। तो यहाँ पे हम ए पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, आउटवर्ड। यहाँ पे कौन सी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे अंदर जाते हुए है ना, ऐसे आएगी और अंदर जाएगी, तो अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, क्रॉस। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे क्रॉस, दैट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके हाँ, अब और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोई लेते हैं, मान लो ऐसा कंडक्टर है, यहाँ पे कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है
और यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। चलो दिखाओ अभी, मैग्नेटिक फील्ड शो करो सब लोग। राइट हैंडी लेना है, लेफ्ट हैंड मत लो। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और फिंगर्स कहाँ रहेंगे, बी के यहाँ इनवर्ड, और फिर ऐसे घूम के आएंगे वो। अरे बाप रे मेरा हाथ, ये देखो ये है यहाँ आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड। थंब यहाँ जाएगा, यहाँ आउटवर्ड एंड देन यहाँ इनवर्ड, आउटवर्ड, यहाँ डॉट, यहाँ रहेगी आउटवर्ड। समझ में आया बच्चों? एंड यहाँ पे रहेगी आउटवर्ड एंड यहाँ पे रहेगी इनवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपको आना ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लेती हूँ एक दो एग्जांपल। मान लो ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। चलो बता, करंट फ्लो ऐसे, यहाँ रहेगी इनवर्ड, मतलब यहाँ पे क्रॉस, और यहां से घूम के देन ऐसी आएगी तो यहाँ रहेगी आउटवर्ड। अंडरस्टैंड? अगर ऐसे करंट फ्लो है तो यहाँ पे यहाँ रहेगी आउटवर्ड, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आउटवर्ड, और देन जाएगी यहाँ इनवर्ड। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका रूल भी बता देती हूँ। और इसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो रूल देखो क्या है इसका बच्चों। इमेजिन करना है आपको that a current carrying wire is grabbed with your right hand. Imagine the current carrying wire is grabbed in your right hand with the thumb pointing in the direction of the current, and then your fingers curl around in the direction of the magnetic field. आपको इमेजिन करना है, इमेजिन दैट a wire, current carrying wire grabbed in your right hand, then the outstretched thumb shows the direction of current and curl finger shows the direction of magnetic field. अपनी लैंग्वेज में लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे हमारा होगा राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनवर्ड आउटवर्ड कैसे, और हमारा राइट हैंड का यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने बताया अभी फोर्स। हाँ, मैंने क्या बताया आपको बच्चों कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और उसके पास, अगर मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हुआ और उसके पास मैंने एक चार्ज रखा, वो क्यू चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, बट अगर वही क्यू चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये हमें निकालना है। देखो अभी ये क्यू चार्ज मोशन में है और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। आपके बुक में उन्होंने कौन सा दिया है पता है क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया है। आप पढ़ के उसको यूज कर सकते हैं, बट मैं ज्यादातर राइट हैंड पाम रूल ही यूज करती हूँ, क्योंकि 3 फिंगर्स को हमें यूज करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाना पड़ता है लेफ्ट हैंड के लिए। यहाँ ये इजी है एज कंपेयर टू दैट, मैं यही यूज करती हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो तो राइट हैंड पाम रूल किसके लिए है बच्चों, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, अभी तक बेसिक ही चल रहा है, मैंने चैप्टर को अभी तक स्टार्ट नहीं किया। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F। ओके, F को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। इसका स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यूज करते आना चाहिए। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देन हम लोग करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, और जहां पे आपका ये पाम आएगा, ये पाम जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में क्या रहेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये एक वायर है, इसके ऊपर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है
करंट इस डायरेक्शन में और यहाँ पे मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या करोगे देखो बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखो, करंट की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये फिंगर्स जो है ना, फिंगर्स आप उस डायरेक्शन में लेके जाओगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। 4 फिंगर्स जो है, फिंगर्स को आप उस डायरेक्शन में लेके जाओगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड थंब को देन रोटेट करना है किस डायरेक्शन में, जहां जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, मतलब चार्ज का फ्लो है। ठीक है, तो पाम जहां जाएगा उस पाम की तरफ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, तो यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, और ऑटोमेटिकली थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, और पाम कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। समझ में आया सबको। एफ देखो एक डायग्राम अभी था ना, हाँ ये वाला डायग्राम देखो, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है, इसका भी करंट फ्लो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की साइड में, करंट फ्लो ऊपर की साइड में, और फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट ना। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ऐसे हम लोग बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल क्या करेंगे, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लो यहाँ डॉट है ना, यहाँ डॉट है मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन से मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब अगर इसकी बात करूं, इसकी वजह से बात करूं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसकी बात करूं, पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, करंट फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, ओके, और यहाँ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और चलो बताओ अभी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो इस डायरेक्शन में, पाम कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया बच्चों। तो राइट हैंड पाम रूल से हम लोग डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फोर्स का, वेरी सिंपल। पाम रूल बहुत सिंपल है, आप लोग यूज करो, एप्लीकेशन करो उसका, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी यहाँ पे कोई अभी डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे तो वहां हम लोग इसको अप्लाई करने ही वाले हैं, तो जैसे धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एप्लीकेशन का उतना ज्यादा इजी लगेगा। बोर्ड एग्जाम में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हम लोग डेरिवेशंस लिखने वाले हैं, वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन वगैरह सब दी रहेगी। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब फोर्स आइडेंटिफाई करने की फोर्स आइडेंटिफाई करना होता है तो उस केस में हमें ये रूल्स अप्लाई करने ही पड़ते हैं। कभी कभी वो डायरेक्शन नहीं देते और डायरेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वक्त हमें इसका एप्लीकेशन करते आना चाहिए। होप्स आपको दोनों लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी अलग अलग डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करो एंड देन अलग अलग डायग्राम्स निकालो और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अभी मैं मेन चैप्टर को अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब 10.1 जो था हमारा, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी मैं 10.2 जो है वो मेन टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। ऑलरेडी हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर चुके हैं, बट बच्चों इस मैग्नेटिक फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला तो चाहिए। डायरेक्शन तो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। बट इसका मैग्नेटिक फोर्स जो निकालना है, मतलब मेजर करना है, उसकी वैल्यू अगर मेजर करनी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसकी हम बात करने वाले। देन हम लोग लॉरेंज फोर्स जो है, लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, और कोई चार्ज है, वो चार्ज मूव कर रहा है मान लो v बार जितनी वेलोसिटी से, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, मान लो यहाँ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम बच्चों किससे डिनोट करने वाले हैं, बी बार से डिनोट करने वाले हैं। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हम बी बार से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम बी बार से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बार लगेगा। तो ये चार्ज को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके ऊपर कोई वेलोसिटी है मान लो, और इस चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो,
मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वो क्या होता है, इसको हम एफ एम से डिनोट करेंगे। एफ एम बार इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार, क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। मतलब ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा फोर्स, पहले तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा वो चार्ज की वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड तीसरा बी बार के ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चों वी बार क्रॉस बी बार ये दोनों भी वेक्टर है, इनका हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको पता होगा कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाते हैं तो तीसरा वेक्टर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलता है। मैं बताऊंगी आपको, मतलब डायग्रामेटिकली, और आपको ज़रा विजुअलाइज करके भी बताऊंगी मैं आपको कैसे वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हमें मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर, अभी हमने देखा ना इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे इस चार्ज को हमने बस किस में रखा बच्चों, बस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब इसी चार्ज को हम लोग दोनों फील्ड में रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे। आपको याद होगा जब इस चार्ज को, मान लो इस चार्ज को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक याद होगा तो आपको पता रहेगा इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से निगेटिव। एंड ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के ऊपर चाहे वो रेस्ट में हो, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो वो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा तो भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट करने वाला है, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब वो वेलोसिटी रहेगी, मतलब मोशन में रहेगा, तभी वो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे नहीं है, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, तभी उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बार डिवाइड बाय क्यू, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इससे मैं फोर्स निकाल सकती हूँ। फोर्स कौन सी है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ई, है ना। एफ ई बार इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई बार। मतलब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है उस चार्ज के ऊपर, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फोर्स लगती है क्यू ई बार, और जब हम उसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू वी बार क्रॉस डी बार। ओके, तो अभी इन दोनों का यूज करके हम लोग नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द लॉरेंस फोर्स। तो बच्चों लॉरेंस ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या कहा कि इसी चार्ज को, अभी हम लोग इस चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखेंगे। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखेंगे, मान लो ये बी बार है, और यहीं कहीं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मान लो कैसे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा देती हूँ यहाँ पे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, डायरेक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग। तो ई बार एंड बी बार दोनों के अंदर हमने उसको रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखा एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखा। तो इस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये चार्ज कौन सा फोर्स एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्वायर करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्वायर करेगा। ऑब्वियसली वो दोनों फोर्सेस एक्वायर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के फोर्स वो एक्वायर करता है, और उसी से बनता है लॉरेंस फोर्स। मतलब क्या, when a charged particle moves through a region in which both electric and magnetic fields are present, the net force experienced by that charged particle is the sum of electric force and magnetic force। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग if we place that charged particle in a region where electric and magnetic field both are present, then the net force acting on the charge, जो total force इस चार्ज के ऊपर एक्ट होगा, that is the sum of addition of electric force as well as magnetic force। इसका मतलब क्या कि नेट फोर्स ये दोनों की एडिशन रहेगा, that is equal to एफ ई बार
प्लस एफ एम बार। ओके, तो एफ ई बार कितना है यहाँ पे, क्यू इंटू ई बार प्लस क्यू इंटू वी बार क्रॉस, है ना। ये दोनों की हमने बात की, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई बार होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू वी बार क्रॉस वी बार। इन दोनों में से Q कॉमन निकल सकता है, तो एफ नेट बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, Q, अगर मैंने Q इन दोनों में से कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, Q इंटू ब्रैकेट में आएगा ई बार प्लस, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालो, इसको मैं वी बार क्रॉस बी बार लगाती हूँ। ओके, तो ये क्या है बच्चों हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज। ऐसे नहीं है कि बस ये पूरी क्वांटिटी आनी चाहिए तभी हम लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, ऐसे नहीं। मान लो कहीं किसी जगह पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो हम उसको भी लॉरेंज फोर्स बोल सकते हैं, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो वहाँ उसको भी हम लॉरेंज फोर्स बोल सकते हैं। तो क्वांटिटी बस इतनी आएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंज, ये साइंटिस्ट का नाम है, लॉरेंज फोर्स। इसको क्या कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। आया समझ में सबको? ओके, अब इसी के कुछ केसेस है बच्चों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो केस 1 लेते हैं, देखो केस 1, मान लो यहाँ वी बार एंड बी बार दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, वी बार मोशन, चार्ज की मोशन भी इसी डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों अगर ये बी बार है, ये वी बार है, दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उन दोनों में एंगल कितना होगा, 0। और अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। देखो कैसे, इफ वी बार एंड बी बार, पहली केस, पैरेलल टू ईच अदर, वी बार एंड बी बार पैरेलल टू ईच अदर, then theta is equal to 0 and sin 0 is equal to 0। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार, लर्न कर लो ये तो इसमें क्या बनेगा, देखो एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन 0 अगर 0 है बच्चों तो ये पूरी क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी, मतलब एफ एम बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 न्यूटन। ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। वहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं होगा उस पार्टिकल के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर। सिमिलरली हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। अब मान लो ये स्पेशल केसेस है। केस नंबर 2 में हमने क्या किया, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को ही 0 कर दिया। ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं, जो आपके बुक में दिया है ये केस, वेलोसिटी को ही 0 कर दिया। तो बच्चों अगर मैं वेलोसिटी ही 0 करती हूँ तो हमें पता है वो रेस्ट चार्ज को कुछ नहीं करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज को कुछ नहीं करती। तो वी बार क्रॉस बी बार, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 बन जाएगा, वी बार अगर 0 किया तो एफ एम बार यहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। एफ एम बार कितना आएगा, 0 न्यूटन। क्लियर? अब तीसरी केस की बात करते हैं, केस नंबर 3। मान लो यहाँ पे वी बार एंड बी बार आर प्रेजेंट विथ सम एंगल, कितने तो भी एंगल से है। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, बच्चों अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, एक मिनट में मैं आपको ना पेन का यूज करके दिखाती हूँ कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कैसे होते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये वी बार है, ऐसे दिखाती हूँ, ये वी बार है, ये बी बार है, ये दिख रहा है आपको, ये मान लो ये वी बार है, ये बी बार है। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट, स्क्रू रूल याद है आपको, जैसे हम स्क्रू घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर नीचे आएगा। तो जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब मान लो स्क्रू को हम रोटेट करते, तो जब हम स्क्रू घुमाते हैं कुछ ऐसे, मान लो ये स्क्रू हम रोटेट करें तो स्क्रू अंदर जा रहा है ना, तो फोर्स में ऐसे लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, फोर्स में ऐसे लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो स्क्रू अंदर जा रहा है, तो तीसरा वेक्टर मुझे उसको परपेंडिकुलर मिल रहा है। सिमिलरली स्क्रू को मैं रोटेट कर रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन में तो स्क्रू बाहर आ रहा है, स्क्रू को मैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ तो वो अंदर जा रहा है,
अपोजिट डायरेक्शन से बाहर आ रहा है, मतलब दो वेक्टर का प्लेन अलग है और तीसरा वेक्टर उसकी वजह से मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर। देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर उसको उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो तीसरा वेक्टर जो हमें मिलेगा तो वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। मतलब वो जो दो प्लेन है, वो दोनों वेक्टर का जो प्लेन है वो दोनों को परपेंडिकुलर हमें उसका फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। समझ में आया? तो मान लो ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, तीसरा, इन दोनों का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कुछ तो भी एंगल बना रहे, विथ सम एंगल, प्रेजेंट विथ सम एंगल, then according to cross product rule, according to cross product rule, the magnetic force is always perpendicular. Magnetic force is always perpendicular to the plane containing that vector, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रॉपर्टीज आई मीन केसेस सब इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स और बहुत आसान है। देखो क्या पूछा है उन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं करता, मतलब उसको डिस्प्लेस नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट आई मीन वर्क डन नहीं करता, मतलब वर्क डन जीरो होता है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो कैसे, देखो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वर्क डन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता होगा तो पहले मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन फिर मैं बताऊंगी आपको डिटेल में, इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, F बार डॉट S बार, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, जिसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर हमें स्केलर मिल रहा है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर हमें वेक्टर मिल रहा है तो हमें उसको क्रॉस प्रोडक्ट। इस चैप्टर में हमें क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज करना है। एक बार बता दूं मैं आपको, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, एंड ए बार क्रॉस बी बार होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरा मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर देखो, इससे रिलेटेड वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स का, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, वो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इसको हम लगाते हैं डायरेक्शन। ओके, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ बार डॉट एस बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो अभी यहाँ पे हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसी को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड, ये बनेगा एफ एस कॉस थीटा बनेगा। ओके, इसको याद रखो बस। अभी देखो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मूविंग चार्ज, है ना, कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, ऐसे ही लिखोगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर सेम लिखना है, एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है, मूविंग चार्ज दैट इज एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा, अभी अभी जस्ट स्टडी किया कि वी बार क्रॉस बी बार को परपेंडिकुलर एफ एम बार होता है ना। As we know that
Fm bar is perpendicular to द V बार, है ना, परपेंडिकुलर टू द V बार। V बार को भी वो परपेंडिकुलर रहेगा, B बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब थीटा क्या होगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू बनेगा 90 डिग्री। अगर Fm बार वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। हेंस Fm bar is also perpendicular to displacement. ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट को भी ये परपेंडिकुलर रहेगा। और अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, देखो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का है तो वो जीरो आता है बच्चों। मतलब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, Fm बार डॉट V बार, Fm बार डॉट V बार मतलब क्या, Fv cos 90, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 cos 90 की वैल्यू होती है 0, यहाँ cos 90 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये कितना मिलेगा 0। अगर ये 0 तो Fm बार डॉट S बार भी क्या मिलेगा मुझे 0। इसका मतलब देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन कितना है 0। इसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, we can conclude that magnetic force never does any work on moving चार्जेस। ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे बच्चों। तो याद रखना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्जेस के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं करता। ओके, तो बच्चों अभी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी किया, लॉरेंस फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब इससे थोड़ी बेसिक बातें भी स्टडी कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में वो बेसिक बातें भी पूछी जाती है। जैसे कि ये रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अभी बता ही दिया है मैंने। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस B बार। इसी को हम लोग है ना ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंटू मॉड ऑफ V बार क्रॉस B बार, मॉड ऑफ V बार क्रॉस B बार n कैप। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, Fm बार इज इक्वल टू QVB साइन थीटा इंटू n कैप, है ना। ऐसे लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट को, मैग्नेटिक फोर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पे मान लो साइन थीटा की वैल्यू दोनों, यहाँ मान लो V बार, थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पता होना चाहिए आपको, थीटा इज द एंगल बिटवीन V बार क्रॉस B बार, एंगल बिटवीन V बार क्रॉस V बार एंड B बार, V बार एंड V बार के बीच का एंगल रहेगा। अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसे मान के चलते हैं, V बार एंड B बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा 90, साइन 90 की कितनी वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू 1। और अगर ये 1 है तो हमें Fm कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू QVB, है ना। ये साइन 90 1 हो चुका, तो ये बनेगा QVB। डायरेक्शन नहीं दिखाई मैंने, बार नहीं लगाया, तो मैंने एन कैप भी नहीं लगाया, डायरेक्शन ही बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इससे मुझे बी का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का। बी यानी क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, सबका मीनिंग पता होना चाहिए। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज। वी यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। एंड बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो B का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू FM डिवाइड बाय Q इंटू V। ये मुझे मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इससे मुझे इसका एसआई यूनिट भी डिफाइन करते आएगा। देखो B इज इक्वल टू, B का एसआई यूनिट तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन FM क्या है यहाँ? फोर्स। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और इसका रहेगा मीटर पर सेकेंड। तो B इज इक्वल टू, हम लोग इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ B, इसको एक पर्टिकुलर नाम है, मैं बताती हूँ। एसआई यूनिट ऑफ B क्या बनेगा? इज इक्वल टू न्यूटन, ये सेकेंड ऊपर मल्टीप्लाई करो, न्यूटन सेकेंड पर कूलोम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, कूलोम मीटर है, न्यूटन सेकेंड पर कूलोम मीटर। ये मुझे मिलता है एसआई यूनिट ऑफ बी, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये है रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फोर्स हम ऐसे लिखेंगे। अब बात करते हैं डायमेंशन की, लेकिन उसके पहले हम यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद डायमेंशन देखेंगे। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, थोड़े बेसिक बातें भी कर लेते हैं, दैट इज टेस्ला। तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन कभी कभी आपको पूछी जा सकती है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी, डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, इफ 1 न्यूटन फोर्स acting on charge of 1 कूलम, सब 1 रहेगा क्वांटिटी। देखो यहाँ पे देखो, चार्ज 1 न्यूटन फोर्स होना चाहिए, चार्ज 1 कूलम होना चाहिए, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए जब परपेंडिकुलर है बी बार को, है ना। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, 1 टेस्ला, सब 1 होना चाहिए। 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ओके, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, विच इज परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ मुझे साइन 90 की वैल्यू 1 चाहिए, इसलिए मुझे परपेंडिकुलर वर्ड पुट करना यहाँ जरूरी है। परपेंडिकुलर टू बी बार, perpendicular to B bar, then the magnetic field is said to be 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, इट इज said to be 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है बच्चों, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ओके, ये आएगा। और एक दूसरा इसका अदर यूनिट भी है, देखो इसको और एक यूनिट से जानते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है गॉस, 10⁴ गॉस, गॉस भी एक यूनिट है इसका, 4 गॉस। ओके, तो ये भी इसका एक यूनिट है। अब चलते हैं इसके डायमेंशन की तरफ। देखो इसका फॉर्मूला पहले लिखो, फॉर्मूले का यूज करके हम डायमेंशन निकालेंगे। फॉर्मूला में क्या क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, F डिवाइड बाय Q इंटू V, राइट ना। देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया आपको, प्रीवियस स्लाइड में देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, B इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q इंटू V। FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स, उसी को हम F भी बोल सकते हैं। तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, अगर डायमेंशन नहीं आता तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 का चैप्टर 1 देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू L1 माइनस 2 ऐसे, L1 माइनस 2। सिमिलरली चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, तो इसका आएगा I1 T1, ओके। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो L1 m0 t माइनस 1। इन सबको पुट कर दो और डायमेंशन ऑफ B आपको मिल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू F का है L1 m1 t माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज का है I1 t1 एंड वेलोसिटी का है L1 m0
T माइनस 1। इन सबको ऊपर शिफ्ट करो, क्या मिलेगा देखो, B डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L1 1 कैंसिल होगा तो L0 बनेगा, M0 है ये लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बनेगा। T का देखो -2 ऑलरेडी है, -1 ऊपर जाके, एक सेकेंड, यहाँ +1 है यहाँ -1 है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस -2 ही बचेगा। और I1 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो I रहेगा -1। ऐसे हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये हमें मिला डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बेसिक सी बातें हैं, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहला क्वेश्चन देखो, वैसे तो स्टार नहीं है यहाँ, मतलब एक्सरसाइज में इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही एक्सरसाइज में इसके ऊपर। न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो और पॉज करके, आपको फॉर्मूला भी पता है, सब लोग पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। पहले कभी भी हमेशा याद रखो, गिवन लिख लो, है ना। वेलोसिटी कितनी दी है, 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका और एक यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम डिनोट करते हैं B से, दैट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, F इज इक्वल टू क्या आएगा, तो F की वैल्यू बनेगी QVB साइन थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q कितना है, Q चार्ज दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन। यस, Q की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19 कूलम। कुछ दिया नहीं है तो ये लेना है आपको, तो ये कितना रहेगा देखो, Q की वैल्यू पुट करो, सीधा सीधा कैलकुलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, 1.6 × 10⁻19 कूलम। V कितना दिया है 5 × 10⁷ एंड B कितना है 1 × 1 एंड साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 आएगा। साइन 30 इज इक्वल टू है 1.6 × 5 × 10⁻19 प्लस 7 और साइन 30 कितना होगा, दैट इज 1/2, है ना। तो ये कितना बनेगा देखो बच्चों, इसे डिवाइड कर लो 0.8, इसका मतलब 0.8 × 5 × 10 ये -12 बनेगा, है ना। और 5 8 जा 40, मतलब F कितना मिलेगा मुझे, F इज इक्वल टू मिलेगा 4.0 × 10⁻12 न्यूटन। सीधा सीधा कैलकुलेशन था और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। तो ऐसे मैग्नेटिक फोर्स आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान सवाल है बच्चों, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ प्रोटॉन फ्रॉम कॉस्मिक रेज एंटर्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कॉस्मिक रेज से प्रोटॉन एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंटर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अर्थ के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बच्चों, आपको पता होगा, 11th स्टैंडर्ड में है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, नहीं क्या दिया है, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी V वैसे दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी। वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है 1.6 × 10⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ B होना चाहिए, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, देन उसके बाद है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्रोटॉन, मतलब क्या क्या देके रखा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन देके रखा है, Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक मिनट, प्रोटॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड कॉस्मिक रेज। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए, देखो
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और उस प्रोटॉन की वेलोसिटी जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक मिनट, वैसे दिया है लेकिन यहाँ है ना, आई थिंक टाइट करना भूल गए, देखे रखा है बच्चों, प्रोटॉन फ्रॉम कॉस्मिक रेज एंटर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ऐसे होना चाहिए। डायरेक्शन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, वैसे दिया है बच्चों, यहाँ पे चाहे तो टाइप कर लो, अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऐसे होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल रहेगा यहाँ पे, 90 डिग्री है ना, मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो देखो F इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब Q कितना है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁻⁷, B कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻6, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है हमें पता है, तो ये हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो बस आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 1.6 इंटू 2 कितना बनेगा 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 7 माइनस 6, इन सबको ऐड करो, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है मैं बताती हूँ, 5.12, 5.12, ये 25 बनेगा, -25 प्लस 7, 5.12 इंटू 10 टू द पावर -18 है, 10 टू द पावर -18 न्यूटन, ये हमारा फोर्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर था ये सब बेसिक 10.1 एंड 10.2, ये 2 टॉपिक्स मैंने आज के चैप्टर के कवर किए हैं। ये सब बेसिक पार्ट था इस टॉपिक से रिलेटेड। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वैसे समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बच्चों आज ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी, डेरिवेशन ज़्यादा है इसमें। जो स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज है तो उसको इजी लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो मुझे लगता है आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा लर्न करो। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में रुकती हूँ। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करते चलिए। मैं आप लोगों के सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक अलग फीलिंग होती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और जो हम कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत ले रहे, पवन सर और हमारे बायो केमिस्ट्री बाकी सब टीचर्स बहुत ही मेहनत ले रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत ले रही है। तो जो लगा के पढ़ो और बहुत अच्छा स्कोर करो। पवन वाघ एकेडमी के सभी बच्चों का स्कोर अच्छा होना चाहिए स्टेट बोर्ड में, ऐसी मैं विश करती हूँ। और आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, ऐसे डिक्लेयर करती हूँ। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।